चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है? माई रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वुड बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगर मेरे पास इफ आई एम रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस फॉर ईयर 23-24 द कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू शुड बी ऑफ द सेम पीरियड, है ना। इसी पीरियड का रेवेन्यू भी इसके एक्स में होना चाहिए, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम होने चाहिए। दूसरी बात जो रूपाली ने बोली वो ये, रूपाली ने ये बोली कि आप जब दिसंबर की सैलरी होती है, दिसंबर 23 की सैलरी यू विल बी पेइंग टू इन जनवरी 24, ऐसा ही होगा ना। दिसंबर 23 सैलरी जनरली इट इज़ पेड अप टू 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो जो दिसंबर की सैलरी है वो जनवरी 24 को दे हुए 7, 5, 6, 1 कभी भी हो गए तो दिसंबर के बाद ही पे की जाएगी। बट दिस सैलरी द एक्सपेंस बिलोंग टू द पीरियड ऑफ दिसंबर मंथ, तो हम एक्सपेंसेस यही रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर में। यहाँ पे तो केवल पेमेंट की एंट्री होगी, बट एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड इन दिसंबर इटसेल्फ। तो अब दिसंबर का खर्चा दिसंबर में बुक हुआ, मार्च का मार्च में, जनवरी का जनवरी में। दिस इज द मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस जिस पीरियड को बिलोंग करते हैं उसी पीरियड से रिकॉर्ड करने हैं। आपके यहाँ एम्प्लॉय ने 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 24 पूरे महीने की सैलरी का खर्चा पेड ऑन 25th अप्रैल। व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द expenses salary paid on 24th April and belongs to period 1st March to 31st March. When you are going to record the expenses 1st March, 31st March और 25th April। ऑनलाइन वाले बच्चों 1st March। और is there any entry to be recorded on 25th April? 25 अप्रैल को भी एंट्री रिकॉर्ड होगी, पेमेंट की एंट्री होगी, है ना। यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 31 मार्च 2024 को। सैलरी अकाउंट डेबिट 15 लाख टू सैलरी पेबल। आई हैव रिकॉर्डेड माई एक्सपेंसेस इन द मंथ विच इट बिलोंग्स टू, है ना, मैंने वहीं रिकॉर्ड कर दिया। तो यही मैचिंग कंसेप्ट बता रही है। अगर आप ये खर्चा आगे ले गए क्योंकि हमने आगे पे करा है, तो क्या होगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू होगा 12 महीने का, एक्सपेंसेस होंगे 11 महीने के, तो मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस इररेस्पेक्टिव द व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट हैड टू बी रिकॉर्डेड इन द मंथ इन द पीरियड व्हेन इट अकर्स। जब वो ड्यू होते हैं, जिससे वो रिलेट करते हैं, वहीं पे करना है ना। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रही है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, ताकि हम उसकी ट्रू पिक्चर निकाल सकें। देखो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मार्च के महीने में नो सेल नहीं हुई, सेल ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मार्च के महीने के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस हैं या रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, विल आई बी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इन द मंथ ऑफ मार्च और नॉट? क्या मैं मार्च के महीने में, मार्च में मेरी सेल नहीं हुई, जीरो सेल है, यहाँ पे सेल जीरो है, नील है, कोई बात। तो क्या मैं जो सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रिपेयर मेंटेनेंस के और जितने भी मेरे फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो मार्च में बुक करूँ या ना करूँ? करेंगे ना। तो एक्सपेंसेस सेल नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सेल नहीं है तो नहीं है, बट जो मैं रेवेन्यू काउंट कर रहा हूँ तो पूरे 12 महीने काउंट कर रहा हूँ ना। 12 में से 11 महीने मेरे अर्निंग है, 1 महीने नहीं अर्निंग है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि मेरी टर्नओवर 11 महीने ही हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो 12 महीने के लिए होंगे। अब क्या ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम? रेवेन्यू मेरे पास 12-11 महीने में, एक्सपेंसेस मैंने 12 महीने के बुक करे हैं। क्या मैं रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? कर रहे हैं। नहीं है टर्नओवर तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक्सपेंसेस तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसी पीरियड के बुक करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मार्च के खर्चे मैं अप्रैल में बुक करूं तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? मान लीजिए मैं मार्च के कुछ खर्चे अप्रैल में शिफ्ट कर देता हूं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मार्च के खर्चे
मार्च के खर्चे अगर मैंने अप्रैल में शिफ्ट करे, इट विल नॉट शो माय ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की, मेरी परफॉर्मेंस की, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताएगा? नहीं बताएगा। जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इनहेरेंट फीचर है द ट्रू एंड फेयर पिक्चर, है ना, उसका सबसे पहला इनहेरेंट फीचर है कि वो रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए ऑन द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव बेसिस, दोनों के हिसाब से ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए कि आप जो उसमें नंबर्स दे रहे हो वो ठीक हैं और वो उसी से रेलेवेंट भी हैं। इररेलेवेंट, अब अगर आपने यहाँ के खर्चे यहाँ कर दिए, पहली बात तो मैचिंग कंसेप्ट गलत कर दी, दूसरी बात 2 सालों की नंबर्स बिगाड़ दिए आपने, है ना, 2 सालों की परफॉर्मेंस को गलत बता दिया। यहाँ का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड दिखेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे खर्चे कम डाले हैं। यहाँ का प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने 12 महीने में 13 महीने के खर्चे डाल दिए। मार्च का खर्चा भी यहाँ लाए, इस साल के 12 तो है ही हैं। तो आज मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रही है कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर के लिए मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हैज टू बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए होने चाहिए वो, है ना। मैचिंग कंसेप्ट क्लियर है? चलें आगे। मटीरियलिटी कंसेप्ट, मटीरियलिटी क्या कहती है? देखो, अगर मटीरियलिटी की कंसेप्ट में अकाउंटिंग में मटीरियलिटी का मीनिंग समझ आ जाएगा तो बाकी बात क्लियर है। मटीरियल का मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग की जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल मीन्स एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी नंबर इज मटीरियल इफ इट हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी नंबर में, किसी भी वैल्यू में यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर का डिसीजन को बदलने की पावर है, इन्फ्लुएंस करने की पावर है, तो वो नंबर मटीरियल है। वो 2 रुपये भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, और हो सकता है 2 करोड़ से भी नंबर ना बदलने हो, किसी इन्फ्लुएंस ना हो किसी का डिसीजन, ऐसा भी हो सकता है। और किसी का 2 लाख से भी बदल जाएगा, 2 लाख से भी डिसीजन बदल सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 करोड़ से भी नहीं बदलेगा। तो मटीरियलिटी के लिए नंबर्स आप नहीं बता सकते कि 100 रुपये की चीज़ मटीरियल है या 1 करोड़ रुपये की चीज़ मटीरियल है। डिपेंड करेगा इन विच ऑर्गेनाइजेशन साइज यू आर वर्किंग फॉर, है ना। आप किस ऑर्गेनाइजेशन साइज में काम करते हो। जो 5000 करोड़ की टर्नओवर है वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की कोई एंट्री से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 5 लाख रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी है वहाँ पे 1 लाख रुपए की एंट्री उसका 20% है ना। तो 5 लाख रुपए वाली एनुअल टर्नओवर के लिए 1 लाख रुपए उसका 20% है, उसकी टर्नओवर का 20% है। जब 5,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी है उसके लिए 1 करोड़ रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ है तो 1 करोड़ से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो मटीरियल होने का मतलब क्या है? द नंबर विच हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। अगर वो किसी बैलेंस शीट के यूजर का डिसीजन बदल सकता है आइदर इन द पॉजिटिव साइड और इन द नेगेटिव साइड, he may take decision to invest or not to invest, he may take decision adverse or favorable। कोई भी डिसीजन अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो नंबर मटेरियल है ना। वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, वो नंबर से ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है मटेरियलिटी में, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले क्लास में बोला था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस बनाते हैं और डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं। तो डायरेक्टर रिपोर्ट्स में डायरेक्टर क्या लिखते हैं, उनने लास्ट ईयर क्या क्या एफर्ट्स करे कंपनी को यहाँ तक लाने में और उनके फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मान लीजिए डायरेक्टर ने लिखा वी आर इन नेगोशिएशन विद द कंपनी फॉर 200 करोड़ ऑर्डर, 200 करोड़ के ऑर्डर के लिए हम किसी कंपनी के साथ नेगोशिएशन में हैं। अब जो इसकी बैलेंस शीट देखेगा, जो डायरेक्टर रिपोर्ट्स को पढ़ेगा, तो इस बैलेंस शीट इस कंपनी के साथ एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? होगा, है ना, होगा। अगर ये एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा, तो जब उसे लेटर स्टेज में ये पता लगेगा ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, कंपनी किसी के साथ इन नेगोशिएशन नहीं है, तो क्या होगा? उसका डिसीजन बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? ये क्या फिगर बैलेंस शीट में थी? ये बैलेंस शीट में नहीं है, ये कहाँ है? डायरेक्टर रिपोर्ट्स में लिखी है। डायरेक्टर ने अपने फ्यूचर प्लानिंग में रिपोर्ट्स में लिखी है अपनी कि वी आर इन नेगोशिएशन ऑफ विद द कंपनी फॉर गेटिंग द 200 करोड़ रुपीज ऑर्डर। 200 करोड़ का ऑर्डर हम लेने के लिए किसी कंपनी के साथ नेगोशिएशन में है ना। तो हर आदमी सोचेगा इस कंपनी में, इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दूं, इस कंपनी के साथ कुछ मैं जॉइंट हो जाऊं, ताकि मैं अगर 200 करोड़ का टर्नओवर आएगी, 200 करोड़ का एक ऑर्डर मिल जाएगा तो कंपनी ग्रो करेगी और भी। लेकिन रियल में पिक्चर में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? डिसीजन बदलेगा नहीं बदलेगा? यूजर का बदल जाएगा।
ये केवल इन्फॉर्मेशन थी, बैलेंस शीट का नंबर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 200 करोड़ की टर्नओवर नहीं जोड़ी आपने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जगह, इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है वो, कोई नंबर इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है, फुटनोट में भी हो सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत खतरनाक फायर इंसिडेंस हुआ, फायर ब्रोक हुआ और उसका 80% मटीरियल जल गया और डायरेक्टर ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये बात रिपोर्ट ही नहीं करी। बैलेंस देखो, ये कुछ इवेंट होती हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। बैलेंस शीट तो बन रही है आपकी 31 अक्टूबर तक बनती है, 31 अक्टूबर तक बैलेंस शीट अपलोड करने का टाइम होता है आपके पास। लेकिन जब और ये फायर ब्रोक हुई आपकी 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2024 को, बैलेंस शीट की बात हो रही है 31 मार्च 2024 की। तो बैलेंस शीट में तो 31 मार्च 2024 तक के ही नंबर्स आएंगे। ये जो फायर ब्रोक हुआ जिसमें 80% स्टॉक जला है, मटेरियल जला है, वो क्या पिछले साल का लॉस है? क्या ये लॉस 31 मार्च 2024 से पहले का है? नहीं है। तो क्या मैं इस लॉस को 31 मार्च 2024 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसकी बैलेंस शीट में से 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट में से उतनी वैल्यू स्टॉक की कम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मीन्स दिस इज द इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के बाद जब बैलेंस कोई इवेंट अकर होती है तो अब मैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में तो चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकता, नेचुरली नहीं कर सकता। लेकिन मुझे डायरेक्टर रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि ऑन सच एंड सच डेट my factory blazed with the fire, my fire broke in my factory and 80% of the stock vanished, है ना, washed out। तो अब क्या होगा, जो यूजर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इस कंपनी के साथ काम करने से पहले सोचेगा कि इसका 80% तक का तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी जल गई है, अब ये कंपनी सर्वाइव भी करेगी या नहीं करेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं जा सकती, P&L में नहीं जा सकती, रेशो एनालिसिस में दिखेगी नहीं आपको, फंड फ्लो में दिखेगी नहीं आपको। इसके बाद भी कहाँ से दिख रही है? नोट्स टू अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, वहाँ से दिख रही है। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ जाती है, पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक बंच होता है ये। नोट्स टू अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, इवन अकाउंटिंग पॉलिसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनल रिपोर्ट्स, है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा जाता है आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हो, आप इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कैसे करते हो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हो, वो कहाँ लिखा होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा होता है, ताकि पता लगे कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करके कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स को बना रही है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी भी देते हैं, नोट्स टू अकाउंट में अकाउंटिंग नोट्स टू अकाउंट के साथ अकाउंटिंग पॉलिसी भी दी जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मटेरियल हैं, अगर ये यूजर का डिसीजन बदल सकती हैं। तो अगर यूजर का डिसीजन नहीं बदलेगा तो कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो मटीरियलिटी के लिए कोई अमाउंट नहीं है, आपको डिसाइड ये करना है विच ऑर्गेनाइजेशन साइज यू आर कैटरिंग फॉर। आप किस ऑर्गेनाइजेशन साइज में कंपनी में काम कर रहे हो। एक ऐसी कंपनी जो 10,000 करोड़ की साल की टर्नओवर करती है, उसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा कोई खर्चा नहीं है ना। जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो वहाँ पे नंबर्स इन लाख, नंबर्स इन करोड़ लिखना पड़ता है ना। पूरा 1 करोड़ रुपए भी नहीं लिखते हैं वहाँ पे, फिर ऐसे लिखते हैं नंबर्स इन लाख, ऐसे करके। तो अगर कोई 10,000 करोड़ की टर्नओवर होगी, 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो कहीं डेसिमल के बाद भी 0 लगानी पड़ जाएंगी। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मटीरियलिटी का, जो भी चीज़ मटीरियल है, यानी कि जिसके होने, ओमिशन और राइटिंग दोनों। मैंने अभी 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर लिखा है कि मुझे एक 200 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है, मैंने लिख दिया तो भी इन्फ्लुएंस हो सकता था। 80% स्टॉक मेरा बर्न्ट हो चुका है और वो मैंने नहीं लिखा, तो ओमिशन और राइटिंग, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, दोनों ही चीज़ उसका डिसीजन बदल सकती है यूजर का। किसी भी इंफॉर्मेशन या नंबर के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, ठीक है, नंबर्स को डालने और नंबर्स को नहीं डालने, दोनों से अगर डिसीजन बदल सकता है तो वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है। और सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को अलग से डिस्क्लोज करना है, ध्यान रख लेना। एवरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, अलग से डिस्क्लोज करना है। और किसी भी चीज़ को 2 अलग अलग हेड के इनकम को, 2 अलग अलग लाइन आइटम को, लाइन आइटम हमने पिछली बार पढ़ी थी ना। लाइन आइटम क्या होती हैं? जो बैलेंस शीट और P&L में लिखा होता है, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, है ना। ये सब क्या चीज़ें हैं? लाइन आइटम है। तो किसी भी 2 लाइन आइटम की चीज़ों को आप क्लब भी नहीं कर सकते हो, वो भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो मटीरियल मिस स्टेटमेंट इफ़ यू आर क्लबिंग 2 और मोर लाइन आइटम्स इन वन ग्रुप। जैसे मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ पर आपके पास क्रेडिटर हैं,
80 लाख रुपए के, यहाँ पर आपके पास डेटर हैं 2 करोड़ के, ठीक है। अब आपने इस बैलेंस शीट को ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाया, क्रेडिटर 0 और सन्ड्री डेटर 1.20। ओवरऑल बैलेंस शीट में कोई फर्क आएगा क्या? अभी भी इम्पैक्ट ये आ रहा है, 2 करोड़ का डेबिट साइड, 80 का क्रेडिट साइड, है ना। 2 करोड़ के मेरे पास एसेट है और 80 लाख की लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट कितने की बचेंगी मेरी? 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। अब भी मैं यही कह रहा हूँ, नेट एसेट 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। अगर आप टोटलिटी में बात करोगे तो बैलेंस शीट में फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट मैच रहेगी। अभी भी मैच है, तब भी मैच है, दोनों केस में बैलेंस शीट मैच है। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन ये वाली है या ये वाली फेयर प्रेजेंटेशन है? नीचे वाली बात क्या बोल रही है? नीचे वाली बात क्या बोल रही है? नीचे वाली बैलेंस शीट बोल रही है कि इस कंपनी के पास लायबिलिटी 0 है। क्या ये ट्रू पिक्चर है? नहीं, ट्रू पिक्चर नहीं है। लायबिलिटी 0 नहीं है, लायबिलिटी 80 लाख रुपए की लायबिलिटी है। आप ऐसे लाइन आइटम को क्लब नहीं कर सकते। दिस इज द मिस स्टेटमेंट एंड दिस मिस स्टेटमेंट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। ये मिस स्टेटमेंट है। एक आदमी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठा, ये सोच के कि वो हो डेट फ्री कंपनी है, 0 लायबिलिटी रहती है इस कंपनी की, इससे बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंपनी की कौन सी होगी ना। लेकिन द मूवमेंट ही डिग आउट द इन्फॉर्मेशन, पता लगा 80 लाख रुपए की तो लायबिलिटी थी यहाँ पर, तो फिर तो आपने मिस स्टेटमेंट कर दी ना। अब आप कंसीलमेंट कर रहे हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से बोलते हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। आप फैक्ट का छुपा रहे हो, फैक्ट को छुपा रहे हो, तो अब आपके साथ कोई भी यूजर आपके साथ काम करने को तैयार होगा? अब नहीं होगा, है ना। तो आपको 2 लाइन आइटमों को मर्ज नहीं करना है ना। आपके पास सेल है 300, परचेज है 200, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि सेल 100 है मेरी। ऐसे 100 कर सकते हो क्या? आप ऐसे 100 कर सकते हो सेल 100 के परचेज 0 है? नहीं कर सकते। ये भी मिस स्टेटमेंट है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है। परचेज है आपके पास, आपने इनपुट में सर्विस, हो सकता है गुड्स ना हो सर्विस हो, तो सर्विस चलो गुड्स होगी तो दिख जाएगी, स्टॉक में आ जाएगी। अगर ये परचेज ऑफ सर्विस भी है तो भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। आपने 200 रुपये की इनपुट में सर्विसेज ली हैं और 300 रुपये की उसको सेल करी आगे जाके उसको प्रोक्योर करके, तो सर्विस और गुड्स जो भी हो आपको फिगर नंबर्स अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। आप एसेट और लाइबिलिटी को नेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी केस में, है ना। एसेट और लाइबिलिटी को नेट ऑफ नहीं कर सकते हो। लेकिन मटीरियलिटी के चक्कर में आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बोला, द नंबर विच हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस ना, द वैल्यू विच इज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। लेकिन मान लीजिए आपके ऑफिस में चाय आई, फिर सॉफ्ट ड्रिंक आ गए, फिर कोई स्नैक्स आ गया, फिर आपके पास ऐसे ही कुछ और चीज़ खाने के आ गई। क्या इनके सबके अलग अलग लेजर खोलें हम? हाँ जी, इनके सबके अलग अलग लेजर खोलें। चाय एक्सपेंस, कोल्ड ड्रिंक एक्सपेंस, समोसा एक्सपेंस, ब्रेड पकौड़ा एक्सपेंस, ऐसा खोला जाए? क्या मैं इनको एक जगह क्लब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इनको आप एक जगह क्लब कर सकते हो। इनके लिए अकाउंटिंग में नाम दिया गया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज। तो जो अकाउंटिंग कर रहा होगा उसे पता होगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज में कौन से खर्चे होंगे, यही वाले खर्चे होंगे, चाय, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, है ना। फिर लिखना पड़ेगा पेप्सी 2 लीटर अकाउंट, पेप्सी 2.5 लीटर अकाउंट, ऐसे खोलना पड़ेगा। तो वो ये क्या मटीरियल है? नहीं, इनको मर्ज कर सकते हो आप, इनको एक जगह ग्रुप में कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में स्टेशनरी आती है, स्टेशनरी में रजिस्टर आए, पेन आए, पेंसिल आई, रबड़ आई, शार्पनर आया, इरेजर आया, फ्लूइड आया, तो क्या सबके अलग अलग अकाउंट खोलें? कॉपी अकाउंट, रजिस्टर अकाउंट, नोटबुक अकाउंट, डायरी अकाउंट, ऐसे खोलें? नहीं, तो वो तो रिपोर्टिंग अच्छी की जगह बुरी हो जाएगी ना। अकाउंटिंग में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग की कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस, है ना। उसकी जो कॉस्ट है उससे आने वाले रिजल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट बेनिफिट होनी चाहिए। अकाउंटिंग जब भी हो, कॉस्ट एनालिसिस जो होना चाहिए, उसका कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। अगर आप 10 अकाउंट स्टेशनरी के खोल दोगे, 10 अकाउंट, आज रजिस्टर आया, फिर लॉन्ग बुक आई, फिर नोट पैड आया, फिर फ्लूइड आया, फिर पेन में 10 तरह के पेन आ गए, तो ऐसे खोलते हैं तो कई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कई पेज का तो स्टेशनरी का ही बन जाएगा। तो उससे क्या मिलेगा? उससे कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को एक जगह कर देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से। तो ऐसी चीज़ें जो सिमिलर नेचर की हैं, जो सिमिलर बकेट में जा सकती हैं, उनको आप क्लब करोगे। लेकिन जो डिफरेंट लाइन आइटम की चीज़ें हैं उनको आप क्लब नहीं करोगे, उन्हें मटेरियल होने के वजह से आप अलग से शो करोगे।
तो ये मटेरियल, ओवरऑल मटेरियल होंगी, एक्सपेंसेस अब इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक नेचर के खर्चे एक जगह, दूसरे नेचर के खर्चे दूसरी जगह। हाँ, क्या मैं स्टाफ वेलफेयर और प्रिंटिंग के खर्चे एक जगह डाल दूँ? नहीं, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, दोनों नेचर अलग अलग हैं। आपको पता, अगर कल को कंपनी मान लीजिए कॉस्ट कटिंग करना चाहे या कुछ फैसिलिटी एनहांस करना चाहे, तो देखना चाहिए कि कंपनी, भाई मैं कंपनी के अपने स्टाफ के लिए अभी आज की डेट में चाय पानी स्नैक्स वगैरह पे कितना खर्च कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया जाए, दिन में 2 बार स्नैक्स मिले चाय के साथ, है ना, अभी हम 1 बार दे रहे हैं, फिर 2 बार मिलने की कोशिश है। तो अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने तो कैसे गए, पहले तो आप पूरे साल खर्चा बुक करते रहे एक जगह ला के, फिर अब सब एक एक करके बिल ढूंढ के करोगे, इस दिन चाय आई थी, इस दिन स्टेशनरी आई थी, तो गड़बड़ है, रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे आप। तो अलग अलग नेचर के खर्चे अलग अलग जगह। क्या मैं स्टाफ वेलफेयर में सैलरी भी डाल दूं? सैलरी भी तो स्टाफ को ही दी जाती है, क्या इसी के अंदर सैलरी भी क्लब करके डाल सकता हूं? नहीं डाल सकते, है ना। तो सैलरी भी आप इसके साथ क्लब नहीं कर सकते हो, आपको सैलरी अलग करनी पड़ेगी, बेसिक स्टाफ को दी जाती है। स्टाफ वेलफेयर एक अलग तरह की स्कीम है, सैलरी एक अलग तरह की चीज़ है। तो आपको मटेरियल चीज़ों को अलग से दिखाना पड़ेगा, सेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, है ना। ऑल द मटेरियल आइटम सेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, सारी मटेरियल चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी सेपरेटली, अलग से की जाएंगी, क्योंकि द मटेरियल पावर, मटेरियल नंबर हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। उसको यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करने की पावर है मटेरियल इन्फॉर्मेशन के पास। तो आपको पहले से ही अपने आप को क्लियर करके चलना है, भाई मेरे पास 80 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, 2 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, तो वो पिक्चर क्लियर है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे नहीं मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए के एसेट्स हैं, तो गलत, आप मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को मिसलीड कर रहे हो आप, है ना। तो मटीरियल स्टेट कंसेप्ट में यही कहती है कि हर मटीरियल इन्फॉर्मेशन को आपको अलग से शो करना है। क्लियर है मटीरियलिटी कंसेप्ट? यस सर।